बात करेंगे कि उसके फॉर्म पर बात करेंगे। वस्तु और तथ्य, संवेदनाएं और विषय वस्तु और उसके जो प्रश्न हैं, सामाजिक संकट और उसके जो परिप्रेक्ष्य हैं, वो आपकी बातचीत का विषय बनेगा, या आप उसकी भाषा और साहित्य को प्रस्तुत करने का जो भाषा का और शिल्प का जो रचना विधान है समग्रता में, आप उसमें लघु पत्रिकाओं के योगदान, उसके हस्तक्षेप और उसकी भूमिका का विवेचन करेंगे। ये तमाम सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न मेरे सामने थे और पहली नजर में से ही मुझे लगा था कि मुझे कम से कम दूसरे वक्ताओं के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी सीमा स्पष्ट कर देनी चाहिए। मैं एक बार पूरी ईमानदारी के साथ इस सभा में अपनी सीमा स्पष्ट कर रहा हूँ, और सीमा सिर्फ ज्ञान का मामला नहीं है, उसकी प्रस्तुति का भी मामला है कि आप किस कौशल से इतने तमाम सारे प्रश्नों, यानी लघु पत्रिकाएं किस विधा का सवाल उठाए। कहानी भी है, कविता भी है, गद्य है, पद्य है, नाटक है, आलोचना है, साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं। उन विधाओं को लघु पत्रिकाएं कैसे रच रही हैं, उसे कैसे एक सार्थक परिप्रेक्ष्य दे रही हैं, कैसे हस्तक्षेप कर रही हैं, विकास की किन दिशाओं को और दशाओं को वो निर्धारित और नियंत्रित कर रही हैं, ये अपने आप में साधारण सी बात नहीं है। ये बहुत विशद व्याख्या और उसके विवेचन का विषय है। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी सीमा स्पष्ट करते हुए अपनी बातचीत को लघु पत्रिकाओं पर ही केंद्रित करना चाहता हूँ। और मेरा ध्यान नेहा पत्रिका के पिछले अंकों पर है। अमित कुमार जी के माध्यम से उसके बहुत सारे अंक समय समय पर मुझे मिलते रहे हैं। एक दौर में नवनीत मिश्र जी आकाशवाणी में जो समाचार उद्घोषक थे, उनके माध्यम से इसके अंक मुझे मिला करते थे। अमित जी से जब संपर्क हुआ उसके बाद से ये इसके अंक मिल रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पत्रिका में साहित्य बहुत छोटे से अंश में प्रकाशित होता रहा है। इस पत्रिका का बहुलांश जो रहा है, विषय वस्तु का बहुलांश, वो स्वास्थ्य से संबंधित और जो दूसरी समस्याएं हैं उससे। इसलिए मैं इस बात का श्रेय देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को, जिसने लगभग साल भर पहले इस पत्रिका को सरस्वती सम्मान से नवाजा था। सरस्वती सम्मान जब इस पत्रिका को मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर के वातावरण में और खासतौर से साहित्यिक वातावरण में बहुत सारी टिप्पणियां हैं, और मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। उन टिप्पणियों के लिए मैं किसी दूसरे को दोषारोपित करूं उसके पहले मुझे स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी और नेहा पत्रिका को सरस्वती सम्मान मिल गया, इसको लेकर के नकारात्मक टिप्पणी करने वालों में मैं भी था, क्योंकि ये मानना था कि जिस सरस्वती पत्रिका नवजागरण में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाली महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसकी चर्चा की जा रही थी इस मंच से कि उन्होंने संपादन किया था, उस महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलने वाली सरस्वती पत्रिका का भारतीय नवजागरण या हिंदी नवजागरण में जो क्रांतिकारी अभियान रहा है, जो जन शिक्षण का भी काम वो पत्रिका कर रही थी और साथ ही साथ सत्ता का प्रतिरोध भी रच रही थी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और विदेशवाद के खिलाफ भी वो पत्रिका कर रही थी, और लोगों को सामाजिक तमाम सारे विषयों की जिसकी चर्चा यहाँ से योगेंद्र प्रताप जी कर रहे थे कि पत्रिका का जो संबंध बनता है वो संबंध उसका अंतर अनुशासनिक होता है, केवल साहित्य विमर्श उसके भीतर नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रश्नों को लेकर के भी पत्रिकाओं के भीतर बातचीत चलनी चाहिए। नवजागरण के दौर की पत्रिकाओं को अगर देखा जाए, चाहे वो माधुरी हो, चाहे वो सुधा हो, चाहे वो मर्यादा हो, चाहे वो मतवाला हो, सरस्वती हो, जागरण हो, हंस हो, उस दौर की पत्रिकाओं को अगर आप देखेंगे तो इस बात का पता चलेगा कि उस समय केवल उसके भीतर उसके पृष्ठों पर केवल साहित्य विमर्श नहीं था, बल्कि समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर भी वहां बातचीत की जा रही थी। तो जब इस तरह का सवाल एक व्यापक सवाल बनता है और आप ये देखते हैं कि पत्रिकाओं की ऐसी कोई एक बड़ी भूमिका बनती है, तो सवाल उठता है कि नेहा को अगर ये सरस्वती सम्मान मिला, उस सरस्वती पत्रिका के नाम पर स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार का यह सर्वश्रेष्ठ सम्मान था जो नेहा पत्रिका को मिला था, तो इसके अंतर्वस्त्र को लेकर के और इसके चरित्र को लेकर के मन में आशंका का पैदा होना और सवाल का पैदा होना बहुत लाजिमी है। अपने सारे आत्मीय संबंधों के बावजूद ये प्रश्न हम लोग के मन में थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा और आज इस मंच से संतोष और प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूंगा कि ये बात पता नहीं नेहा के संचालकों तक, उनके संपादकों तक, उस टीम तक पहुंची या नहीं पहुंची,
मैं नहीं जानता, लेकिन नेहा को संचालित करने वाली जो बौद्धिकी है गोरखपुर की, उसने इस बात को अनुभव किया कि हमें अपना एक ऐसा चरित्र लेकर के लोगों के बीच में आना चाहिए कि लोगों के मुंह को बंद किया जा सके, लोगों की जुबान को बंद किया जा सके। और मैं आज इस अवसर पर यहां से इस बात को स्वीकार करते हुए कहता हूं कि नेहा का यह अंत देख करके सचमुच मेरी जुबान बंद हो गई। यही काम किया आलोचना का जवाब, शिकायतों का जवाब ऐसी ही रचनात्मक पहलकदमी से होना चाहिए। और ये रचनात्मक पहलकदमी जो नेहा ने की है, मैं यहाँ से इस मंच से लघु पत्रिकाओं के बारे में बातचीत की जा रही है। मैं अभी पूरी तरह से इसे लघु पत्रिका तो नहीं मानता, क्योंकि बहुत पैसा खर्च हुआ है इस पर, बहुत पैसा खर्च हुआ है। और अभी भी इस बात की पीड़ा है कि आने वाले अंकों में पैसा कम खर्च किया जाएगा। इतना उसे नयनाभिराम बनाने, इतना सम्मोहक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रिका अपने अंतर वस्तु और उसके चरित्र से पहचानी जाएगी और वही उसकी सबसे बड़ी सार्थकता होगी। तो ये जो सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी इस तरह की कोई भी पत्रिका निकलती है तो उससे हम लोग कुछ बड़ी अपेक्षाएं पालते हैं। जो भी इस क्षेत्र में जाता है, आज नेहा से भी इस बात की उम्मीद की जाती है कि अपने समय और समाज के संकटों और परिस्थितियों की व्याख्या करने वाले वाजिब साहित्य को नेहा अपने पृष्ठों पर स्थान देगी और लगातार इस तरह का जो उसका अभियान है और सिलसिला है, इस सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और अच्छे साहित्य को प्रकाशित करके नेहा अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका का निर्वाह करेगी। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका के निर्वाह का प्रश्न यहाँ इस मंच से उठाया गया और अभी थोड़ी देर पहले भाई योगेंद्र प्रताप सिंह जिस पर बातचीत कर रहे हैं, मैं अगर बात ये कह रहा हूं नेहा के संदर्भ में उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका का सवाल उठा रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा प्रयोजन यह है कि किसी भी पत्रिका के प्रकाशन की परिस्थितियां चाहे जो रही हो, उसे जहां से भी प्रेरणा मिली हो, जहां से भी प्रकाशन के लिए उसे प्रोत्साहन मिला हो, लेकिन पत्रिका जब प्रकाशित होती है तो उसके संपादक के सामने और उस पत्रिका की पृष्ठभूमि में काम करने वाले लोगों के सामने अपने समय के प्रश्न होते हैं, अपने सरोकार होते हैं और उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं नेहा के संचालक मंडल से और संपादक मंडल से कहना चाहूंगा कि अपने समय के बड़े प्रश्नों को और बड़े सरोकारों को पहचानने की कोशिश की जाए। ये बात इसलिए कही जा रही है कि ऐसी पत्रिकाएं भी लगातार निकल रही हैं जिन पत्रिकाओं का कोई बड़ा सरोकार नहीं है, जिसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है, और बाजार में ऐसी पत्रिकाएं भरी पड़ी हैं। एक साहित्यिक कैरियरिज्म का दौर है। हम लोग उच्च शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से इस बात की जरूरत हो गई है, ISSN नंबर लेकर के बहुत सारी पंजीकृत पत्रिकाओं का एक ऐसा बड़ा बाजार आपको दिखाई देगा जिसमें आप पैसा कीजिए और पैसा देने के बाद उसके पृष्ठों पर आपका आलेख, आपका शोध पत्र प्रकाशित हो जाएगा। इससे आपको API मिलेगा, नंबर मिलेगा। यह एक बड़ा संकट, और ये बड़ा संकट यह है कि जिससे सही सामाजिक सरोकारों और प्रतिबद्धताओं के साथ एक निश्चित संकल्प और उद्देश्य के साथ प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, जिसे स्वदेश्य पत्रकारिता कहते हैं, ऐसी स्वदेश्य पत्रकारिता के पूरे वातावरण में ऐसे API दिलाने वाली साहित्यिक कैरियरिज्म या नौकरी के कैरियरिज्म से परिचालित होने वाली पत्रिकाओं की जो एक बाढ़ सी आई है, उन्होंने उसके अस्तित्व के सामने एक सवालिया निशान लगा दिया है। इसलिए इस चीज को भी पहचानने की जरूरत है, और इसलिए पहचानने की जरूरत है कि ये सवाल उस बिंदु तक विकसित हो चुका है जहां हम असली और नकली का सवाल उठाते हैं। मैं जब नेहा के बारे में ये बात कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि नेहा से इस तरह का मुझे कोई संकट नहीं, कोई आशंका नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पत्रिका को अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में वैकल्पिक पत्रकारिता का उदाहरण बनना है
और स्थापित पत्रकारिता का एक असंगठित विकल्प तय करके अपने आप को प्रस्तावित करना है और ऐसे लोगों को एक मंच प्रदान करना है जो लोग जनता के साथ खड़े होकर के जनता की बात कर सकते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई थी कि लघु पत्रिका आंदोलन के साथ यह बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ जुड़ा हुआ था कि उसमें लघु पत्रिकाएं निकालने वाले लोग और उसमें छपने वाले जो लेखक थे, जो रचनाएं थी, कविताएं थी, कहानियां थी, वो जनता के पक्ष में, सर्वहारा के पक्ष में, किसानों मजदूरों के पक्ष में, स्त्रियों और दलितों के पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में या लैंगिक स्तर पर जो प्रताड़ित और उपेक्षित जन समुदाय था, उस समुदाय के अधिकारों और हकों के लिए जो अपनी बात कह रहे थे लोग, उनको स्वर देने के लिए, उन्हें वाणी देने के लिए, उनकी जिंदगी के हालात को, उनकी समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए लघु पत्रिका आंदोलन पैदा हुआ था। तो क्या उस लघु पत्रिका आंदोलन के साथ नेहा अपने आप को जोड़ेगी या कुछ बड़े मूल्य हैं, और ये बड़े मूल्य हमारे अपने समय के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं। इन बड़े मूल्यों में हस्तक्षेप करके ही कोई पत्रिका अपनी सार्थकता प्रमाणित कर सकती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूंजी प्रतिष्ठानों और सत्ता प्रतिष्ठानों द्वारा नियंत्रित और वर्चस्वी शक्ति संरचनाओं द्वारा अनुमोदित जो पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, उनकी सीमाओं को पहचानते हुए उसका अतिक्रमण करने की शक्ति अगर आपकी पत्रिका के भीतर विकसित होती है और आप अंततः जनता के पक्ष में खड़े होते हैं, तो यह आपकी बड़ी क्रांतिकारी और ऐतिहासिक भूमिका बन सकती है। विश्वनाथ जी लोकार्पण वाले सत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। उन्होंने साहित्य का एक स्वाभाविक धर्म बताया था इस मंच से कि साहित्य अहिंसा का पक्षधर होता है और बहुत अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की पीठिका तैयार करता है। मुझे विश्वनाथ जी की इस अवधारणा से और उनकी इस मान्यता से कोई असहमति नहीं है। अगर ऐसा हो सके, सामाजिक परिवर्तन में अहिंसात्मक तरीके से साहित्य अगर भूमिका निभाता है और ये चीज बिल्कुल ठीक तरीके से संपादित हो सके हमारे अपने समाज में, तो फिर क्या कहना। विश्वनाथ जी की इस धारणा पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं विश्वनाथ जी की इस अवधारणा पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा तो सवाल होगा कि क्या मैं हिंसा को प्रश्रय देने वाले साहित्य के पक्ष में खड़ा हूं। एक सवाल मुझसे होगा और जाहिर है कि अब बेहद असुविधाजनक सवाल होगा और मेरे पास इस समय इसका कोई जवाब और कोई उत्तर नहीं है। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और विनम्रता पूर्वक इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि जिस समन्वय की बात की जाती है और जिसको हमारे मित्र बंधु प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी भी कह रहे थे कि लघु पत्रिका आंदोलन में गलती क्या हुई कि जिस असहमत से प्रस्थान हुआ था उसका इतिहास की विकास यात्रा में वो बिंदु भी आया जब खड़ा होकर के लघु पत्रिका आंदोलन को कुछ शक्तियों के साथ, कुछ संरचनाओं के साथ, कुछ मूल्यों और प्रश्नों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए थी। प्रश्न यही खड़ा है और यहीं पर विश्वनाथ जी की भी उस धारणा का मूल्यांकन होगा और यही इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में योगेंद्र प्रताप सिंह जी की भी धारणा का मूल्यांकन होगा कि सवाल यह है कि हम सत्ता से समन्वय स्थापित करें, हम सत्ता, जन विरोधी, समाज विरोधी, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के साथ हम कोई समन्वय स्थापित करें या हम जनता की दूसरी शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित करें। हम किसके साथ समन्वय स्थापित करें, हमारी सहमत किसके साथ बननी चाहिए। हम असहमत छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सहमत का कोई विकल्प हमारे पास होना चाहिए और वह सहमत का विकल्प अगर जन पक्षधर शक्तियों के भीतर से आता है तो हमें आगे बढ़कर के उनके साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए और उनके साथ कोई समझौता करना चाहिए, सत्ता के साथ नहीं। इसीलिए किसी भी लघु पत्रिका के बारे में जब उसके जन पक्षधर और जन प्रतिबद्ध चरित्र के बारे में हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी आधारभूत शर्त है कि वो सत्ता के विरोध में खड़ी होगी। इसलिए सत्ता के विरोध में खड़ी होगी क्योंकि सत्ता हमेशा निष्करुण और अमानवीय होती है। सत्ता हमेशा निष्करुण और अमानवीय होती है। ये सत्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो सकती है। मैं भारतीय संदर्भों में मैं राजनीतिक दलों का नाम लेकर के इस पूरे के पूरे वातावरण को अपनी बातचीत में इतना स्थूल संदर्भ नहीं देना चाहता,
दुनिया के पैमाने पर मैं कहना चाहता हूं, जिस मार्क्सवाद का संदर्भ मेरे साथ जोड़ा गया है, मैं उस मार्क्सवाद के बारे में कहना चाहता हूं कि मार्क्सवाद के नाम पर इस दुनिया में बनने वाली सरकारों ने बहुत मानव विरोधी काम किए हैं। विचारधारा का सवाल और दर्शन का सवाल अलग होता है, लेकिन जब आप उस विचारधारा और उस दर्शन को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो विचार दर्शन का राजनीतिक और व्यवहारिक पहलू होता है, तो उस पहलू में सत्ता के तो बराबर आपको इस बात पर निगहबानी उस पर रखनी होगी कि उस सत्ता का चरित्र कैसा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता का विरोध, पूंजी का विरोध, ऐसी जनता को पूरी तरह से गुलाम बना लेने वाली शक्तियों का विरोध, यह लघु पत्रिकाओं का चरित्र होना चाहिए। और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपकी आवाज करने वाला जो दूसरा माध्यम है वो आपके साथ नहीं खड़ा। उसके उदाहरण, उसके दृश्य आपकी आंखों के सामने हैं। पूंजी से संचालित होने वाले जो माध्यम हैं, वो माध्यम जनता के पक्ष में नहीं खड़े हैं। वो ठीक तरीके से अपनी वर्तमान सत्ता व्यवस्था की आलोचना भी नहीं कर पा रहे हैं। विनम्र तरीके से भी जो आलोचना की जानी चाहिए, वह विनम्र आलोचना भी नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इसलिए इसकी जिम्मेदारी उस वैकल्पिक माध्यमों को बनती है, वैकल्पिक पत्रकारिता को बनती है, जिस वैकल्पिक पत्रकारिता के एक उदाहरण के तौर पर मैं लघु साहित्यिक पत्रिकाओं को देखता हूं। ये लघु साहित्यिक पत्रिकाएं ही उस वैकल्पिक पत्रकारिता का की जो भूमिका है, उसका जो दायित्व है, वो दायित्व पूरा कर सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो बातें कही हैं और इस संदर्भ में जो उससे एक बड़ी अपेक्षा की है और जो पत्रिकाएं नहीं कर पा रही हैं और पत्रिकाएं कर भी रही हैं, वो बहुत मिला जुला परिदृश्य है। अगर ऐसी स्थिति में हम पत्रिकाओं की भूमिका का कोई आकलन करें तो हमारे देश में लघु साहित्यिक पत्रिकाओं का स्वरूप आपके सामने है। और इतना महत्वपूर्ण है कि पूंजी पोषित और सत्ता पोषित केंद्रों से निकलने वाली पत्रिकाएं भी अपने समय और समाज के वाजिब प्रश्नों और यथार्थ के दबाव में जनता के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई देती है। और इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं, ऐसे पूंजी प्रतिष्ठानों और सत्ता प्रतिष्ठानों के साथ खड़े हुए जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वहां भी ईमानदारी से जनता के पक्ष में खड़े होने का अवसर और उसकी गुंजाइश तलाश करते हुए दिखाई देते हैं। और ये बात मैं अगर कहता हूं तो एक पूंजी प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वागर्थ है, जैसे भारतीय हिंदी परिषद या भारतीय साहित्य परिषद कलकत्ते से प्रकाशित होता है, जिसके संपादक प्रोफेसर शंभुनाथ हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं भोपाल से प्रकाशित होने वाली दो पत्रिकाओं का पूर्वाग्रह और साक्षात्कार का। सत्ता प्रतिष्ठानों से निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। आप इनके कंटेंट को देखिए, इसका विषय वस्तु देखिए, बहुत कुछ आपको उसमें से मिल जाएगा जो जनता के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। मैं दिल्ली से प्रकाशित होने वाली इंद्रप्रस्थ भारती, जो हिंदी एकेडमी की पत्रिका है और साहित्य एकेडमी की पत्रिका है, समकालीन भारतीय साहित्य, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं एक बड़े पूंजी प्रतिष्ठान से निकलने वाली पत्रिका आलोचना राजकमल प्रकाशन की पत्रिका, अरबों में कारोबार है उस प्रतिष्ठान का। आप आलोचना का चरित्र देखिए। और ये कहना बहुत जरूरी है कि आलोचना के एक लंबे समय तक का 50 वर्षों का जो इतिहास है, एक बड़े पूंजी प्रतिष्ठान से निकलने वाली पत्रिका और उसके संपादन का जो 50 वर्षों का, आधी शताब्दी का इतिहास है, वो इतिहास बताता है कि ये पत्रिका संपादन के स्तर पर मार्क्सवादियों के हाथ में रही है। कुछ अजीब से अंतर्विरोध भी आपको दिखाई दे सकते हैं। आपको ऐसे प्रतिष्ठानों से निकलने वाली पत्रिकाएं जिनके बारे में ऊपर से आप ये जानते हैं कि ये तो सत्ता पोषित है, पूंजी पोषित है, लेकिन अगर काम करने वाला व्यक्ति ईमानदार है और प्रतिबद्ध है
वो जिस जमीन पर खड़ा है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसके संचालन का और इसके संपादन का जो दायित्व है वो मध्यवर्गीय परिवारों से आने वाले बौद्धिकों के हाथ में है, किसानों और मजदूरों के बेटों के हाथ में है, और वो कहीं न कहीं अपने लिए उसमें से गुंजाइश तलाश लेते हैं। मैं नेहा की बात करना चाहता हूं। नेहा के संपादक मंडल में जब तक अमित कुमार हैं तब तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक साधारण परिवार का आया हुआ एक लड़का ईमानदारी से उसके पृष्ठों पर ठीक ठाक काम करने की कोशिश करेगा, कम से कम उसके पृष्ठों पर बाजार का कोई कारोबार चलाने की कोशिश वो नहीं करेगा। तो ये जो मध्यवर्गीय लोग हैं, किसानों और मजदूरों के घरों से आने वाले जो लोग हैं, जो संपादक बनते हैं, जो लेखक बनते हैं, वो निश्चित तौर पर अपनी को जो प्रतिबद्धता एकांत में भी अगर होंगे तो एक बार अगर सोचेंगे तो वो अपना पक्ष चुनेंगे और उसके पृष्ठों पर भी वो अपना काम करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने घोषित की है अपनी प्रतिबद्धता, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। उनके पीछे कोई सत्ता प्रतिष्ठान नहीं है, उनके पीछे कोई पूंजी प्रतिष्ठान नहीं है। दिल्ली से ही निकलने वाली पत्रिका रामकुमार कृषक के संपादन में अलाव को आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलने वाली एक प्रोफेसर के व्यक्तिगत प्रयत्नों से निकलने वाली पत्रिका पक्षधर को देखिए, विनोद तिवारी उसका संपादन करते हैं। लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका तद्भव को देख लीजिए और दमनी को देख लीजिए, प्रेमचंद जी के परिवार से निकलती हो पत्रिका, उसके चरित्र को आप देख लीजिए। गोरखपुर से पत्रिका निकलती है दस्तावेज, वो भी किसी पूंजी प्रतिष्ठान और सत्ता प्रतिष्ठान का पत्र नहीं है, आप उसके चरित्र को देखिए। गोरखपुर से ही निकलने वाली पत्रिका संजय, जिसके संपादक हमारे बीच बैठे हुए हैं, आधारशिला जिसके संपादक हमारे बीच बैठे हुए हैं, उन पत्रिकाओं को देखिए, इनके पीछे कोई पूंजी प्रतिष्ठान और सत्ता का प्रतिष्ठान नहीं है। बनारस से निकलने वाली पत्रिका में साखी के बारे में कहना चाहता हूं, उसके पीछे भी कोई सत्ता प्रतिष्ठान नहीं है, उसके पीछे भी व्यक्तिगत उद्यम है। आपसे पैसा लेकर के और पैसा संग्रहित करके पत्रिकाएं निकलती हैं और अपनी वैचारिकी में और अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सुस्पष्ट हैं कि अंततः उनको किन सवालों को उठाना है और किसकी बात करनी है। लेकिन एक ऐसा वातावरण बना हुआ है जिस वातावरण से एक आशंकाएं भी पैदा होती हैं।